Welcome to MGSC videos. Today we will discuss preparation of alkyl halide कि alkyl halide को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहला हमारे पास बनाने का जो मेथड है वो है फ्रॉम एल्केन। दूसरा हम पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कीन। तीसरा जो है हमारे पास है वो है फ्रॉम एल्कोहल। चौथा जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। पांचवा जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा फ्रॉम एमीन। और छठा हमारे पास रहेगा फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज। ये हमारे पास 6 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड को बना सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम 1 बाय 1 करके बात करेंगे और सबसे पहले जो हम बात करने वाले वो करेंगे फ्रॉम एल्केन से हम इनको कैसे बना सकते हैं, एल्काइल हैलाइड को। चलिए तो हम बात करते हैं कि एल्केन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाया जा सकता है। तो एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाने का हमारे पास होता है मेथड, वो होता है डायरेक्ट हेलोजिनेशन। डायरेक्ट हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन की चेन के ऊपर अगर हम डायरेक्ट हेलोजन जोड़ दें तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट हेलोजिनेशन। तो यहां से वर्डिंग से भी ध्यान चल रहा है, यानी हेलोजन हेलोजिनेशन में हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन हमारे पास F2, Cl2, Br2 और I2 इनमें से कोई भी हो सकता है। जिनेशन का मतलब होता है उत्पन्न करना या बनाना, यानी हेलोजन के एडिशन के द्वारा कोई भी नया कंपाउंड बनाना, और वो बनेगा कौन, एल्किल हैलाइड। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब हमारे पास कैसे बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पर है CH4, इसके ऊपर हमने क्या किया, X2 की रिएक्शन करवाई और हमारे पास क्या बनेगा, CH3X बन जाएगा और प्लस HX, यानी यहां से एक हेलोजन जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और यहां पर जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया, ये बन गया। अब यहां पर कुछ न कुछ क्या होगी, रिएक्शंस की कंडीशंस होगी, यानी किस कंडीशन में ये बनेगा, यानी क्या हम यहाँ पर रिएक्शन कंडीशन रखेंगे कि हमारे पास क्या बन जाएगा, ये CH3X यानी एल्किल हैलाइड बन जाएगा। तो रिएक्शन कंडीशन जो हमें रखनी पड़ती है वो इस रिएक्शन में जरूरत पड़ती है या तो HNu यानी लाइट, या फिर ये कौन सी लाइट है, सनलाइट, या फिर हम हीट कर दें इसको, और या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दें, वो भी एक प्रकार की लाइट है। और इस प्रकार या फिर हम क्या डाल दें, कोई भी पेरोक्साइड डाल दें, तो भी हमारे पास क्या होती है, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। यानी हम अगर इसको बाय डेफिनेशन अगर बोलेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं कि हम अगर हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन हेलोजन के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हीट या इलेक्ट्रिसिटी, या इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, देन फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड विल बी अकर। तो ये हमारे पास क्या होता है, हम इस तरीके से हम भाषा में बोल सकते हैं। अब हमारे पास ये जो CH3X बना वो किस प्रकार बना है, अगर हम देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी ये जो बना वो किस रिएक्शन के थ्रू बना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू बनता है। सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सी होगी वो हम पढ़ेंगे, अभी बात करेंगे। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू बनता है ये। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये रिएक्शन कंडीशन हमने दे रखी है, ये काम इनका होता है फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करने का। जब भी लाइट दी हो, हीट दी हो या फिर पेरोक्साइड दिया होता है तो हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। अब हमारे पास आता है, ये तो बात रही कि कौन सी रिएक्शन होगी, किस प्रकार ये बनेगा।
अब हम बात करेंगे अगर हेलोजिनेशन रिएक्शन में ये हेलोजन है, अगर यहाँ पर X की जगह हम क्लोरीन ले, ब्रोमीन ले, आयोडीन, तो कौन से ज्यादा रिएक्टिव होगा इस रिएक्शन के प्रति, यानी एल्केन के प्रति अगर इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें, किसका, हेलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन, अगर हेलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो वो ध्यान रखिएगा F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2, यानी सबसे मोस्ट रिएक्टिव जो होता है वो फ्लोरीन होता है और सबसे लेस रिएक्टिव जो होता है वो कौन होता है, आयोडीन होता है। तो ये हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है किसका, हेलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है किसके प्रति, एल्केन के प्रति होता है हमारे पास। अब हम बात करते हैं कि ये जो हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है, अगर हम फ्लोरीन लेंगे तो हमारे पास फ्लोरिनेशन होगा, अगर हम क्लोरीन लेंगे तो क्लोरिनेशन होगा, अगर हम ब्रोमीन लेंगे तो वो ब्रोमिनेशन रिएक्शन होगी, और आयोडीन लेंगे तो आयोडीनेशन रिएक्शन होती है। मोस्ट ऑफ हमारे पास क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन रिएक्शन हम पढ़ते हैं, फ्लोरिनेशन रिएक्शन बहुत कम पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है और लाइट की प्रेजेंस में अगर उसको रख दिया जाता है तो उसके साथ विस्फोट भी होने की संभावना होती है। इस कारण फ्लोरिनेशन रिएक्शन को हम बहुत कम पढ़ते हैं, या फिर न के बराबर, यानी बहुत कम एग्जांपल हमें मिलेगा कि फ्लोरिनेशन रिएक्शन हो रही है देखो, तो ये हमारे पास नहीं होती है। अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्लोरिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट हेलोजिनेशन में जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्लोरिनेशन रिएक्शन। क्लोरिनेशन का मतलब क्या होता है, क्लोरीन का ऐड होना। अब क्लोरीन किस प्रकार से ऐड होता है, हमारे पास अगर हम CH4 ले लें और प्लस Cl2 और यहां पर HNu या हीट और या फिर हमारे पास कोई भी पेरोक्साइड, इस प्रकार से हमारे पास यहां बन जाएगा CH3Cl और प्लस HX बाहर निकल रहा था तो यहां पे क्या निकल जाएगा, HCl। ये हमारे पास बन जाएगा मेथिल यानी मिथाइल क्लोराइड, या फिर हम इसको क्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं। ये हमारे पास रहा। दूसरा एग्जांपल जो हमारे पास और ले सकते हैं हम, CH3 CH2 CH3 और सेम यहां पर वही कंडीशन HNu हीट और वही पेरोक्साइड। तो हमारे पास यहां जो प्रोडक्ट बनेंगे वो दो बनेंगे, CH3 CH2 और CH2Cl, प्लस दूसरा जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH CH3 और यहां Cl, यानी एक तो बनेगा 2 क्लोरो प्रोपेन बनने वाला है और एक जो बनेगा वो बनेगा 1 क्लोरो प्रोपेन और प्लस क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। इसी प्रकार से ये हमारे पास जो बनता है वो बनता है 45% और ये बनता है 55%। कैसे बनता है इसकी हम बात करेंगे अभी डिटेल से, ये प्रोडक्ट बनते हैं। इसी प्रकार थर्ड एग्जांपल जो हमारे पास CH3 CH3 यानी आइसोब्यूटेन, इसका जनरल नेम है आइसोब्यूटेन, हमने पढ़ रखा है। और इसकी अगर रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ और वही सेम क्या, HNu या हीट या फिर पेरोक्साइड डाल दें, तो इससे भी हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं। वो बनेगा, एक तो बनेगा CH3 Cl CH3 और CH3 बनेगा, प्लस दूसरा जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH3 और CH2Cl। इसमें जो मेजर बनता है वो ये बनता है, यानी 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, या फिर हमारे पास क्या होता है 1 क्लोरो आइसोब्यूटेन और ये हमारे पास 2 क्लोरो आइसोब्यूटेन वाला जो बना है वो कम बनता है, ये लेस अमाउंट में बनता है और ये मोर अमाउंट में बनता है, यानी एक्सेस में ये बनता है,
ये बनता है अप्रोक्सीमेटली 64%, ये बनता है 36%। अब ऐसा क्यों होता है इसकी हम बात करेंगे अभी। ये तो मैंने जनरल एग्जांपल दिया है किसके, क्लोरीनेशन रिएक्शन के। क्या होता है कि जब किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ क्लोरीन की रिएक्शन करवाई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ हीट या लाइट, देन हमारे पास मेथिल क्लोराइड बनता है, या फिर हमारे पास कोई भी हमारे पास क्या होता है क्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्लोरीनेशन रिएक्शन है। इसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें इसकी मैकेनिज्म की, यानी क्यों ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये कैसे हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, एक जनरल एग्जांपल पढ़ लेते हैं, जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होती है उसका जनरल मैकेनिज्म क्या होता है वो हम बात कर लेते हैं। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपने 11th क्लास में पढ़ रखी होगी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कंप्लीट होने के लिए स्टेप होते हैं वो कितने होते हैं, 3 स्टेप्स। कौन कौन से होते हैं, एक आपने पढ़ रखा होगा चेन इनिशिएशन स्टेप होता है, नहीं पढ़ रखा तो भी ध्यान दीजिएगा, चेन इनिशिएशन स्टेप। दूसरा हमारे पास होता है चेन प्रोपेगेशन स्टेप होता है, और थर्ड स्टेप हमारे पास होता है चेन टर्मिनेटिंग या चेन टर्मिनेशन स्टेप। ये 3 स्टेप में जो होते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। कैसे कि रेडिकल का पहले तो क्या होता है फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन जब रेडिकल का होता है तो उसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। दूसरा होता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप होता है कि जब हमारे पास फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो जाए और वो आगे से आगे श्रृंखला जो होते हैं के अंदर जुड़कर आगे श्रृंखला की वृद्धि करता जाए, तो वो होता है चेन प्रोपोगेशन। एक होता है चेन टर्मिनेटिंग होता है कि जब 2 फ्री रेडिकल आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाए, और जुड़ने के बाद हमारे पास रिएक्शन को क्या कर दे, कंप्लीट कर दे, तो उसको बोलते हैं चेन टर्मिनेटिंग स्टेप या चेन टर्मिनेशन स्टेप। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम बात करें, इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझे कैसे। तो हमारे पास क्या है, पहला स्टेप नंबर फर्स्ट, मैं यहाँ स्टेप लिख रहा हूं फर्स्ट, तीनों कितनों वाले के फर्स्ट कौन सा, इनिशिएशन स्टेप। तो हमारे पास इनिशियल में रिएक्शन जैसे हमारे पास थी CH4 प्लस X2, और यहां से हमारे पास बना CH3X प्लस HX, और ये किसकी प्रेजेंस में, HNU या हीट की प्रेजेंस में। तो हमारे पास CH4 की जगह 4 जनरल है, मैं ले लूं RH, यहाँ R बराबर क्या होगा, यहाँ R बराबर कोई भी क्या हो सकता है, R बराबर कोई भी एल्काइल ग्रुप, ये कुछ भी हो सकता है R बराबर। तो प्लस फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमारे पास जो हेलोजन होता है ये क्या करता है, हीट या लाइट अगर दे दी जाए, यानी हेलोजन को अगर क्या दे दी जाए, हीट या लाइट दे दी जाती है, तो वो क्या करते हैं, उस लाइट या हीट को एब्जॉर्ब करके हमारे पास रेडिकल जनरेट कर देते हैं। किसके थ्रू, ये X और X का बॉन्ड है, तो ऑब्वियस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी इस X की होगी उतनी इस X की होगी, तो इस बॉन्ड का क्या होता है, होमोलाइटिकल क्लीवेज होता है। होमोलाइटिकल क्लीवेज होने का मतलब क्या हो गया कि इस बॉन्ड में 2 अगर इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन जाते हैं एक इलेक्ट्रॉन तो क्या बनते हैं, वहां पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि 2 है यहाँ पर X, तो यहाँ पर कितने फॉर्मेशन हो जाएगा, 2X रेडिकल बन जाएंगे। ये फर्स्ट स्टेप। अब स्टेप नंबर क्या आता है 2। क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है वो एक बीकर में हो रही है, ये आप जानते हैं, क्योंकि ये CH4 है, X है, तो इसी बीकर में हमने क्या डाल रखा है, CH4 भी डाल रखा है, यानी एल्केन हाइड्रोकार्बन कोई भी, और इसी बीकर में हमने क्या डाल रखा है, X2, और इससे हम क्या कर रहे हैं, लाइट या हीट दे रहे हैं इसको। तो हमारे पास क्या हुआ, इसमें X रेडिकल जनरेट हो गया पहले। अब X रेडिकल जैसे ही जनरेट होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पर ये रिएक्टिव होगा बहुत ज्यादा,
रिएक्टिव क्यों? क्योंकि एक ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होती है? मोस्ट रिएक्टिव स्पीसीज होती है। तो रिएक्टिव होती है तो क्या चाहेगा कि दूसरे के साथ, किसी भी न्यूट्रल के साथ या फिर किसी भी दूसरे ओड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज के साथ रिएक्ट करे, और रिएक्ट करके तुरंत क्या बना ले? बॉन्ड बना ले और एक न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए वो क्या करेगा, यहां पर सेकंड स्टेप में क्या होता है, इस हाइड्रोकार्बन के साथ वो रिएक्शन करेगा तुरंत, और तुरंत रिएक्शन करके यहां पर RH इसके साथ रिएक्शन करेगा कौन? ये X रेडिकल, और क्या जनरेट कर देगा? R रेडिकल प्लस HX। तो यहां पर देखिए ये खुद तो यहां पर न्यूट्रल हो गया X रेडिकल, लेकिन इसने क्या कर दिया, यहां पर इस रिएक्शन कंटेनर में R रेडिकल भी जनरेट कर दिया। यानी अगर रिएक्शन हो रही है तो पहले से एक रेडिकल था और एक रेडिकल और जनरेट कर दिया इसने, तो यानी अब तो रिएक्शन और तेजी से होगी इसके अंदर। तो इसलिए क्या हो गया, अब ये R रेडिकल फिर क्या करेगा, हो सकता है इस X के ऊपर ही अटैक कर दे, यानी दूसरे हेलोजन X2 के साथ रिएक्शन कर ले। तो ये क्या करेगा, R रेडिकल किसी भी दूसरे X2 के साथ अगर रिएक्शन कर ले तो फिर से ये RX बना देगा और प्लस यहां से X रेडिकल जनरेट कर देगा। अब फिर से X रेडिकल, क्योंकि कंटेनर में तो बहुत सारे रेडिकल बन गए। अब यहां पर हमारे पास आता है थर्ड स्टेप, आता है स्टेप नंबर थर्ड। अब स्टेप नंबर थर्ड में क्या होता है, इस कंटेनर में X रेडिकल भी है और इस कंटेनर में R रेडिकल भी है। तो हो सकता है कि ये सोचेगा, ये कहेगा इससे कि भाई तू भी ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मैं भी ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हूं, और दोनों अपन क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं, और साझा करके बॉन्ड बना लेते हैं। तो बॉन्ड बना लेते हैं तो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल, और न्यूट्रल होते ही क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। या फिर हो सकता है ये हेलोजन कह दे, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा, तो वो क्या कहेगा, नहीं नहीं मैं अपने इलेक्ट्रॉन क्यों दूं, क्योंकि मेरी तो पावर है, मैं खींच सकता हूं। तो हो सकता है वो हेलोजन ही क्या करे, इलेक्ट्रॉन दूसरे हेलोजन के साथ रिएक्ट कर ले, या फिर इससे एक इलेक्ट्रॉन और ले ले। तो ये क्या करेगा, हमारे पास हेलोजन हेलोजन के बीच भी बॉन्ड बन सकता है और न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट हो सकता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ये बेचारा जो लेस रिएक्टिव है वो सोचेगा मैं खुद के अपने साथ ही बॉन्ड बना लूं, खुद के साथ ही, यानी जो कम क्रियाशील है वो अपने साथ ही बॉन्ड बना ले। तो क्या हो सकता है, उस तरीके से भी टर्मिनेटिंग यानी स्टेप जो होता है, अंत हो सकता है रिएक्शन का। कैसे कि हमारे पास X रेडिकल प्लस X रेडिकल अगर मिल जाए तो हमारे पास बन जाएगा X2, एक न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट हो गया। दिस इज द स्टेबल प्रोडक्ट। हो सकता है R रेडिकल और प्लस X रेडिकल मिल जाए, RX बन जाए, दिस इज द ऑल्सो न्यूट्रल स्पीसीज, ये भी क्या है, स्टेबल। हो सकता है R रेडिकल प्लस R रेडिकल मिल जाए और अपने पास क्या बन जाएगा, R बन जाएगा, तो दिस इज द ऑल्सो न्यूट्रल स्पीसीज, और ये क्या होती है, स्टेबल स्पीसीज होती है। इस प्रकार से हमारे पास जो होती है, जो जनरल मैकेनिज्म होती है किसकी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की, वो होती है कितने स्टेप में होती है, 3 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन स्टेप। इसमें आपको ध्यान रखना है, चेन इनिशिएशन में क्या बनता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। सेकंड स्टेप जो फ्री रेडिकल बन गया तो वो हमारे पास चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन में क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है उसके ऊपर आकर हेलोजन जुड़ते रहते हैं, या फिर वो अन्य R के साथ ही अल्काइल ग्रुप के साथ ही जुड़ जाए, तो ये हमारे पास चेन बढ़ती जाती है। तीसरा स्टेप जो होता है चेन टर्मिनेटिंग। चेन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, दो कोई भी हमारे पास ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज यानी फ्री रेडिकल वाली स्पीसीज होती है वो आपस में मिलती है और मिलकर एक न्यूट्रल स्पीसीज का क्या करती है, निर्माण करती है। और न्यूट्रल स्पीसीज क्या होती है, स्टेबल होती है। इस प्रकार से हमारे पास हो सकता है XX मिल जाए, हो सकता है R रेडिकल X रेडिकल मिल जाए, हो सकता है R रेडिकल R रेडिकल मिल जाए। तो ये हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म है। अब हम बात करते हैं, जो हमने क्लोरीनेशन रिएक्शन की बात की थी, प्रोडक्ट बनाए थे और अलग अलग प्रोडक्ट बने थे, उनका क्यों कैसे बनता है, अलग अलग प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, उनकी बात करते हैं हम। तो चलिए अब हम बात करते हैं, जो क्लोरीनेशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी, क्लोरीनेशन रिएक्शन,
ये हमने पढ़ा था। इसमें मैं एग्जांपल ले लेता हूं, CH3 CH और CH3 ये ले लेता हूं पहला। और इसमें हमने दो प्रोडक्ट बनाए थे, यहां पर Cl2 H न्यू या हीट की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, एक तो हमने बनाया था CH3 CH2 CH2 Cl, दूसरा जो हमने बनाया था CH3 CH और CH3 Cl, यानी एक 1 क्लोरोप्रोपेन और एक 2 क्लोरोप्रोपेन, ये दो प्रोडक्ट हमने बनाए। तो अब ये हमने बोला था 55% बनता है और ये हमने बोला था कि 45% बनता है। ये कैसे बना 55% और ये 45 कैसे बना, ये हमें देखना है। तो अगर हम इनको देखें तो ये जो हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ये हमारे पास दिख रहे हैं हमें। तो अगर हम रिएक्टिविटी इसके जो प्रोडक्ट की हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, कितनी तेजी से बनेगा कितना स्लो बनेगा, वो हमारे पास 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर तो हमारे पास होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। और दूसरा जो फैक्टर हमारे पास होता है वो होता है रिएक्टिविटी फैक्टर। तो पहले तो इनको समझ लीजिए कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या होता है और रिएक्टिविटी फैक्टर क्या होता है। प्रोबेबिलिटी फैक्टर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने टाइप के प्रेजेंट है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने टाइप के प्रेजेंट है मींस कि कितने प्रकार से सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, कहां कहां से सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। जैसे यहां पर अगर हम देखें CH3 CH2 CH3, इस CH3 से प्रोडक्ट बनाएंगे, इस CH3 प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी ये 1 डिग्री है ये भी 1 डिग्री है, तो प्रोडक्ट दोनों साइड से क्या बनेगा, सेम बनेगा। तो यानी पहला तो यहां से ये हाइड्रोजन है, पहला एक पहले टाइप का, दूसरे टाइप का ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है। तो यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने टाइप के है वो होता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, यानी कितनी पॉसिबिलिटी है कितने टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं वो हमारे पास। दूसरा हमारे पास होता है रिएक्टिविटी फैक्टर। रिएक्टिविटी फैक्टर का मतलब होता है कि जो हमारे पास कितने टाइप के जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनमें से कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, यानी रिएक्टिव कौन कितना ज्यादा होता है। तो रिएक्टिव हमारे पास अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें और अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें कि जो हाइड्रोजन है उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है। रिएक्टिविटी मतलब कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव होगा कौन कितना कम रिएक्टिव होगा वो हमारे पास, यानी कौन सबसे पहले रिएक्शन करेगा और कौन बाद में रिएक्शन करेगा। तो हमारे पास जो 3 डिग्री हाइड्रोजन होता है वो 5 टाइम्स मोर रिएक्टिव होता है देन 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन से, और 2 डिग्री जो हाइड्रोजन होता है वो हमारे पास 3.8 टाइम्स मोर रिएक्टिव होता है 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन से, और 1 डिग्री वाला तो 1 टाइम्स ही होता है रिएक्टिव। इस प्रकार से हमारे पास ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन का। और इस प्रकार अगर हम देखें, अगर प्रोडक्ट का रेशियो देखें कि कौन सा प्रोडक्ट पहले बनेगा कौन सा बाद में बनेगा, तो हमारे पास जो ये एग्जांपल हमने लिया है जैसे CH3 CH2 और CH3, इसमें हमने दो प्रोडक्ट बनाए हैं CH3 CH2 और CH2 Cl और प्लस H न्यू, और यहां पर CH3 CH CH3 और Cl, ये जो दो प्रोडक्ट हमने बनाए हैं, एक ये बनाया एक ये बनाया, तो ये हम मेजर बोल रहे हैं और ये हम माइनर बोल रहे हैं। तो ये क्यों होता है ऐसा, तो हम अगर देखें कि 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन कितने, सॉरी 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन कितने हैं और 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन कितने हैं, गुणा उनकी रिएक्टिविटी कितनी है, क्योंकि दोनों फैक्टर को एक साथ कंबाइन करेंगे और तभी हमें पता चलेगा कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, यानी कौन सा मेजर बनेगा और कौन सा माइनर बनेगा। तो ये हमारे पास अगर देखें तो 1 डिग्री हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं 6, और 1 डिग्री वाले की रिएक्टिविटी कितनी है 1, तो यानी 6। इसी प्रकार से हम 2 डिग्री हाइड्रोजन देखें कितने हैं टोटल 2, और उनकी रिएक्टिविटी अगर हम देखें तो कितनी है 3.8, यानी ये आएगा हमारे पास 7.6।
और दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास 30.6 ये बन जाएगा। अब हमारे पास हम देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, यानी 2 डिग्री वाला जो हाइड्रोजन है उससे कितना परसेंट प्रोडक्ट बनेगा। तो 2 डिग्री वाले से कितना परसेंट बनेगा, तो हमारे पास 2 डिग्री वाला है कितना, ये हमारे पास 7.6 और टोटल कितना 30.6, तो यानी हमारे पास 7.6 और 30.6, तो ये हमारे पास आएगा अप्रोक्सीमेटली 55% और ये 55% बनता है। इसी प्रकार से हम बात करें 1 डिग्री वाले की परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, यानी 1 डिग्री वाला हमारे पास कितना बनेगा, तो 1 डिग्री वाला कितना बनेगा, तो 1 डिग्री वाले की क्या है, यहाँ पर इतनी रेशियो है हमारे पास, यानी जो क्वांटिटी है वो 6 है और हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 30.6 और बराबर जो हमारे पास आएगा ये 55% कब आएगा, जब इंटू कर देंगे 100 और यहाँ भी इंटू क्या कर देंगे 100, तो हमारे पास ये आ जाएगा 45%। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट जो रेशियो होता है 55% और 45% आता है। यानी दो फैक्टर होते हैं जो हमारे पास प्रोडक्ट जो बनते हैं उनको बनने को कंट्रोल करते हैं, यानी एक तो रिएक्टिविटी फैक्टर और दूसरा प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने टाइप के, यानी कितने टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। दूसरा हमारे पास होता है रिएक्टिविटी मतलब किसकी कितनी रिएक्टिविटी होती है, यानी कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन कम रिएक्टिव होता है, ये हमें देखना है। इसी प्रकार से हमारे पास जो एग्जांपल हमने लिया था तीसरा, वो आप कर सकते हो, यानी उसका परसेंटेज आप निकाल सकते हो, क्यों कितना क्या बनेगा। अब हमारे पास आते हैं दूसरी रिएक्शन, ब्रोमिनेशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं ब्रोमिनेशन रिएक्शन की। ब्रोमिनेशन रिएक्शन, आपके मन में आ रहा होगा कि क्या ब्रोमिनेशन रिएक्शन भी वैसे होती है जैसे क्लोरीनेशन की होती है, तो आंसर इज नोट। ब्रोमिनेशन रिएक्शन जो होती है क्लोरीनेशन की तुलना डिफरेंट होती है, यानी क्लोरीनेशन से कंप्लीटली डिफरेंट होती है। कैसे कि अगर हम एग्जांपल लें आइसोब्यूटेन का, जो हमने क्लोरीनेशन में लिया था CH3 और H, ये हमारे पास आइसोब्यूटेन है और इसका हम ब्रोमिनीकरण करवाते हैं आइसोब्यूटेन। इसका हमने जैसे ही ब्रोमिनेशन करवाया वही HNO और लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो CH3 Br और CH3 CH2Br और यहाँ पे CH3H। ये जो बनता है वो 1% ही बनता है और ये 99% बनता है। यानी क्लोरीनेशन वाले में हमने देखा था ये कम बन रहा था जबकि ये मेजर बन रहा था वहां पे, बट अगर हम ब्रोमिनेशन को देखें तो जस्ट रिवर्स, जस्ट क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कंप्लीटली रिवर्स, बिकॉज ऑफ इट्स 99% है, मीन्स 1% ही बनने के चांस है इसके। तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जो ब्रोमीन होता है वो क्लोरीन की तुलना में क्या होता है, मोर सिलेक्टिव होता है, मोर सिलेक्टिव। मैं ये बोल रहा हूं कि ब्रोमीन is a more selective than chlorine, but less reactive than chlorine। यानी क्लोरीन से रिएक्टिविटी जो हम देखें तो वो कम होती है और अगर हम सेलेक्टिविटी देखें तो क्लोरीन से क्या है ज्यादा। ऐसा हमारे पास अगर मैं एक कहानी अगर आपको बताऊं कि हम देख रहे हैं कि F2Cl2 Br2 और I2, इसमें हमें दिख रहा है कि क्लोरीन जो होता है वो ब्रोमीन से क्या है ज्यादा रिएक्टिव है। तो यही मैंने बोला है कि लेस रिएक्टिव
देन क्लोरीन, यानी ब्रोमीन की जो रिएक्टिविटी है वो क्लोरीन से कम है। कैसे कि जब हम बचपन में छोटे थे, यानी एज फ्लोरीन मान लो, फ्लोरीन छोटा है साइज में और ये क्या है बड़ा, कि जब बचपन में छोटे थे तो बड़े बड़े ख्याल आते थे, क्या कि मैं आईपीएस बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा और मैं उस परी से शादी करूंगा, मैं उससे करूंगा। क्योंकि उस टाइम क्या थे, हमारे मन जो है बिल्कुल शांत रहता था और आसपास जो हमारे पास जो भी चीजें लगती थी वो हमारे पास इक्वली थी, हमारे लिए एक समान थी सारी की सारी, यानी सारा वर्ड एक समान था, इक्वली था, एक जैसा। इसलिए हमारे पास क्या था, उस टाइम हम क्या थे, लेस सिलेक्टिव होते थे, यानी बहुत कम सिलेक्टिविटी थी हमारे पास। सारी ये चीज आई, हाँ ये भी बहुत अच्छी है, दूसरी चीज आई ये भी बहुत अच्छी है। जैसे बचपन में होता है, चाहे पेन दे दो पेन के साथ खेलने लग जाते हैं, दूसरा पेंसिल दे दो उसके साथ खेलने लग जाएंगे। वो नहीं पता होता कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी खराब है। यानी उस टाइम जो हमारे पास सिलेक्टिविटी होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है जब छोटे होते हैं। लेकिन जैसे 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 बड़े होते चले गए तो वैसे वैसे क्या होता जाता है, सिलेक्टिविटी बढ़ती जाती है। मतलब ओहो, मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे हम बड़े हुए तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि कोई सुंदर दिखी और हमने कह दिया कि इसी से शादी करनी है, ऐसा नहीं होता। हमारे पास जो हमारे पास सिलेक्शन होता है वो हमारे पास क्वालिटी के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर या हमारी योग्यता के आधार पर होता है। यानी हम कितने सिलेक्टिव, तो सिलेक्शन उसके आधार पर किया जाता है, यानी मोर सिलेक्टिव बनना पड़ता है। किस प्रकार से, तो हमारे पास जैसे ही बढ़े हुए तो सिलेक्शन यानी सिलेक्टिविटी जो होती है वो बढ़ गई और जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो गई हमारी, यानी किसी भी चीज को प्राप्त करने की इच्छा थी वो क्या होती चली गई, कम होती चली गई। तो यानी पहले अगर आईएएस बनने का ख्याल था तो जैसे ही बड़े हुए पता चला इतनी किताबें पढ़नी पड़ेगी तो क्या होता चला गया, यानी आईएएस का ख्याल ही छोड़ दिया। यानी हम क्या हो गए, कम रिएक्टिव हो गए। एक्सेप्शनली कुछ केस होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी वैसे ही बनी रहती है। तो हमारे पास सेम थिंग अगर हम यहाँ पे देखें, ये साइज में छोटा है, रिएक्टिविटी ज्यादा है, मतलब इसकी सिलेक्टिविटी क्या होगी, सबसे कम। ये साइज में बहुत बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया, आयोडीन तो वही प्रोडक्ट बनाएगा यानी सिलेक्टिविटी वाला, यानी सिलेक्टिविटी किसकी करेगा, जहां से स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। और स्टेबल प्रोडक्ट अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रही है तो किससे बनेगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन वाले से बनेगा, यानी 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो सिलेक्शन कौन से का करेगा, ऑब्वियस 3 डिग्री वाले की करेगा। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री रेडिकल जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, यानी 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन होता है वो मोर रिएक्टिव होता है किससे, 2 डिग्री वाले से, और 2 डिग्री वाला मोर रिएक्टिव होता है किससे, 1 डिग्री वाले से। इसीलिए यहाँ पर ब्रोमीन जो होता है वो क्या बना रहा है, ये जो होता है यहाँ पर 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट ज्यादा बना रहा है और 1 डिग्री वाला कम बना रहा है, यानी सिलेक्टिवली प्रोडक्ट बना रहा है, यानी सिलेक्टिविटी के ऊपर ध्यान रख रहा है यहाँ पे, न कि रिएक्टिविटी के ऊपर। ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारे पास ये बात रही कि क्यों ब्रोमीन जो होता है वो 99% ये बनाता है और क्यों क्लोरीन जो होता है नहीं बनाता। तो अब हम बात करते हैं आयोडीनेशन रिएक्शन की, कि आयोडीनेशन रिएक्शन भी ऐसे ही होती है या नहीं होती। ऑब्वियस आयोडीनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ओनली सिलेक्टिविटी यानी सिलेक्शन का ध्यान रखना है, प्रोडक्ट 3 डिग्री वाला ही ज्यादा बनता है। बट आयोडीन के केस में क्या होता है, रिएक्शन जो आयोडीनेशन रिएक्शन होती है उसके केस में क्या होता है कि हमारे पास जैसे CH4 प्लस I2 के साथ हमने रिएक्शन करवाई, तो इसमें यह होता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों होती है, उसका रीजन है ये HI का बनना, फॉर्मेशन ऑफ HI। क्यों, क्योंकि HI जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, यानी जो दूसरे को H+ आयन दे दे और क्या कर दे, इजीली उसको रिड्यूस कर दे, तो वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। हम रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ेंगे अलग से। तो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होने से क्या होगा, ये CH3I को रिड्यूस करके पुनः CH4 बना देता है और I2 मुक्त हो जाती है। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए, या फिर मैं ऐसे कह दूं, इस CH3I को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। किसको करेंगे, इस HI को करेंगे, किसमें चेंज कर देंगे, I2 में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे ये रिएक्शन क्या होती जाए, आगे मान लो अग्रिम दिशा में हमारे पास होती रहे। कैसे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम HiO3 ले सकते हैं, वो भी कंसेंट्रेट H2SO4 ले सकते हैं हम, कंसेंट्रेट HNO3 भी ले सकते हैं हम। ये सारे के सारे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ में ले सकते हैं। क्या करेंगे ये, जैसे फॉर एग्जांपल HiO3 हमने ले लिया और इसकी रिएक्शन HI से ये करेगा और HI से करके क्या करेगा, ये इसको I2 में कन्वर्ट कर देगा और प्लस हमारे पास H2। अगर हम इसको बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ 5 लगा देंगे, यहाँ 3 लगा देंगे और यहाँ पर 3। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगी, ये I2 बनती रहेगी और I2 जितनी ज्यादा बनेगी रिएक्शन उतनी अगर दिशा में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास आयोडीनेशन रिएक्शन हम इस प्रकार से करवा सकते हैं। आगे हमारे पास जो प्रिपरेशन आती है वो आती है एल्किन से बनाने की विधि। तो अब हम बात करते हैं कि एल्किन से एल्किल हैलाइड कैसे बना सकते हैं। फ्रॉम सेकंड जो हमारे पास मेथड आता है वो आता है फ्रॉम एल्किन, यानी एल्किन से एल्किल हैलाइड कैसे बनाया जा सकता है। एल्किन मतलब हमारे पास C है और इसके ऊपर किसी भी XY स्पीसीज का अगर हमारे पास क्या करवाते हैं, एडिशन करवाते हैं, तो हमारे पास अगर ये पॉजिटिवली है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये C और ये Y जुड़ जाएगा, यहाँ पर X जुड़ जाएगा। अगर एल्किन हमारे पास सिमेट्रिकल है तब। एल्किन जो होती है वो मोस्ट ऑफ केस में क्या देती है, एडिशन रिएक्शन देती है, एडिशन रिएक्शन देती है। क्यों देती है, क्योंकि एल्किन के पास क्या होता है, एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड। या फिर मैं ऐसे कह दूं, ये जो एल्किन है इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये तो रिएक्टिव होता है कम, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड होता है वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। यानी ये जो हमारे पास दिख रहा है ये कुछ इस तरीके से है। ये पाई बॉन्ड अगर हमारे पास फॉर्मेशन हो रहा है इसमें एल्किन में, तो हमारे पास अगर ये पाई बॉन्ड हमारे पास बना हुआ है तो ये क्या है, ये हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास पाई बॉन्ड जो होता है उसकी एनर्जी कम होती है, जबकि सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होती है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी होती है 82 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जबकि पाई बॉन्ड की एनर्जी जो होती है वो 61 किलो कैलोरी पर मोल होती है। यानी सिग्मा बॉन्ड की तुलना में पाई बॉन्ड की एनर्जी क्या है, कम है। तो इसलिए जिसकी एनर्जी कम वो रिएक्टिव क्या होगा, ज्यादा। तो इसलिए पाई बॉन्ड जो होता है एल्किन में वो क्या होता है, रिएक्टिव होता है। और रिएक्टिव होने के कारण क्या देता है, वो एडिशन रिएक्शन देता है। और इन केस ऑफ अगर हमें क्या बनाना है, एल्काइल हैलाइड बनाना है, तो हमारे पास दो प्रकार की रिएक्शन देती है एल्किन। एक तो आयोनिक रिएक्शन और एक हम पढ़ेंगे रेडिकल रिएक्शन। रेडिकल रिएक्शन यानी एल्किन जो होती है वो टू टाइप्स की रिएक्शन देती है, एक तो आयोनिक रिएक्शन और एक है रेडिकल रिएक्शन। तो अब हमें देखना है कि जो एल्किन के ऊपर XY का ऐड कराया, XY हमें बनाया है, तो हमारे पास कब तो ये XY जो होता है वो आयोनिक रेडिकल के थ्रू जुड़ेगा और कब ये जो होता है हमारे पास जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है उसके थ्रू जुड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एल्किन के अंदर आयोनिक रिएक्शन और एक एग्जांपल लेते हैं और किस प्रकार से एल्किल हैलाइड बनता है इसकी हम बात करते हैं। तो हम अगर क्या करें,
एल्किन से CH2 अगर HX का इसके ऊपर क्या करवाते हैं, योग करवाते हैं, यानी हाइड्रो हेलो अम्ल का, तो इसको हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। जैसे हमने हेलोजिनेशन पढ़ा, हेलोजन का जुड़ना, वैसे ही हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का जुड़ना, वो होता है हाइड्रो हेलोजिनेशन। अगर हमारे पास एल्किन क्या है? सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल, और ये हमारे पास क्या है? अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है, इसके ऊपर भी 2 हाइड्रोजन है, तो ये सिमेट्रिकल है। ये अनसिमेट्रिकल इसलिए इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। इसका अगर हम एडिशन करवाते हैं तो हमारे पास CH3 CH2X बनता है, यानी हमारे पास एल्किल हैलाइड बनता है, एल्किल हैलाइड, या फिर मैं ऐसे कह दूं हेलो एल्केन बनता है हमारे पास, और हेलो एल्केन। तो हमारे पास ये हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है। ये कौन सी मेथड से कंप्लीट होती है? ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो क्या है? एक आयोनिक रिएक्शन होती है। इन केस ऑफ, अगर हमारे पास क्या होती है? एल्किन अनसिमेट्रिकल, देन हमारे पास क्या होगा? अनसिमेट्रिकल का मतलब यहां पर R कोई भी एल्किल ग्रुप जोड़ दो, CH और CH2, और इसके ऊपर HX का एडिशन करवाया जाए, तो हमारे पास प्रोडक्ट एक ना बनकर 2 बनने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। इस केस में ओनली 1 प्रोडक्ट बनता है, कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर एल्किन कैसी हो जाए? अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, और ये भी कैसा है? अनसिमेट्रिकल, तो हमारे पास एल्किन बनने की जो पॉसिबिलिटी, एल्किन से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी वो कितनी होगी? 2 हो गई। कैसे? इस HX का अगर हम एडिशन करवाएंगे इसके ऊपर, तो ये H हो सकता है इसके ऊपर जुड़ जाए, और ये हो सकता है इसके ऊपर भी जुड़ जाए। इसी प्रकार से ये हेलोजन जो होता है वो हो सकता है इसके ऊपर जुड़ जाए, और ये हो सकता है इसके ऊपर जुड़ जाए, यानी प्रोडक्ट हमारे पास कितने बन सकते हैं? 2 बन सकते हैं। कैसे? R CH2 CH2X प्लस R CH CH3X, जो मेजर बनता है वो हमारे पास ये बनता है, और माइनर जो बनता है वो हमारे पास ये बनता है। अब हमें यही पढ़ना है कि ये कब बनेगा और ये कब बनेगा। और इस अनसिमेट्रिकल एल्किन के लिए हमारे पास मार्कोनिकोफ ने एक रूल दिया था। किसने? मार्कोनिकोफ ने, मार्कोनिकोफ एक रूल दिया था जिसको हम मार्कोनिकोफ रूल के नाम से जानते हैं। तो अगर हम बात करें कि जब एल्किन अनसिमेट्रिकल होती है तो मार्कोनिकोफ रूल कैसे अप्लाई करेंगे, ये हम बात करते हैं। और साथ ही साथ हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, किस प्रकार से ये कंप्लीट होती है, किस प्रकार से ये होती है। चलिए, हमारे पास क्या है? R CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्किन है, और इसके ऊपर हमने HX का योग करवाया, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो बना R CH डबल CH3X, यानी मैं मेजर की बात कर रहा हूं, ओनली माइनर वाले की बात नहीं कर रहा इसमें। तो ये कैसे बना? तो ये बनता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू। क्यों देती है मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि इसके अंदर क्या है? पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड क्या होता है? रिएक्टिव, और एक्सेस में इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है, इसलिए क्या देता है? एडिशन रिएक्शन देता है। अगर हम बात करें ओवरऑल, तो सबसे पहले क्या होता है? एल्किन क्या करती है? स्टेप नंबर फर्स्ट होता है हमारे पास, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल H प्लस प्लस
एक्स माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक नाम दे रहे हैं तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो सबसे पहले तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो H प्लस बनता है हमारे पास। और फिर एल्किन जो होती है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल एल्किन के कांटेक्ट में आएगा तो ये एक न्यूट्रल स्पीसीज है और पाई बॉन्ड इसमें रिएक्टिव भी है, तो ये हमारे पास H प्लस एक आयोनिक स्पीसीज है। तो जब भी न्यूट्रल स्पीसीज आयोनिक स्पीसीज के कांटेक्ट में आएगी तो यानी इसकी रिएक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर और ज्यादा बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, जैसे इसके ऊपर H प्लस का क्या होगा, अटैक। तो हमारे पास दो प्रकार से ये हो सकता है, इसके ऊपर जुड़े और ये हो सकता है इस CH के ऊपर जुड़े। मैं दोनों जोड़ के बता देता हूँ। हो सकता है ये हमारे पास RCH2 CH2 पॉजिटिव ऐसे जुड़े, प्लस हो सकता है ये RCH और CH3 ये ऐसे जुड़े, यानी दो प्रकार से ये जुड़ सकता है। और यहाँ पर जो बन रहा है कार्बन के ऊपर चीज पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बोकैटायन। ये कौन सा 1 डिग्री, ये कौन सा 2 डिग्री। क्यों बोल रहा हूं 2 डिग्री, क्योंकि ये 2 कार्बन एटम से अटैच है, और ये 1 डिग्री क्यों, क्योंकि ये 1 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब अगर हम देखें 1 डिग्री में से 2 डिग्री में से स्टेबिलिटी अगर देखें कार्बोकैटायन की, तो वो होता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है देन 1 डिग्री। और 3 डिग्री हमारे पास कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, जैसे हमारे पास फ्री रेडिकल की। तो ऑब्वियस जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकैटायन, प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, यानी प्रोडक्ट वही मेजर बनेगा। तो इसलिए स्टेप नंबर 2 क्या होता है, हमारे पास जो कार्बोकैटायन बना हुआ है उसके ऊपर क्या करेगा, हैलाइड आयन अटैक करेगा, और अटैक करके हमारे पास क्या फॉर्मेशन कर देगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देगा, यानी RCH CH3 और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा X, और यही हमारे पास क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो ये 2 स्टेप में क्या होती है, कंप्लीट होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होकर हमारे पास एल्किन के ऊपर अटैक करके कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। दूसरा हमारे पास होता है जो बना हुआ कार्बोकैटायन होता है, उसमें देखेंगे कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है कौन सा कम, और हैलाइड आयन का क्या होगा, यहाँ पर इस कार्बोकैटायन पे अटैक होगा, अटैक ऑन कार्बोकैटायन, और क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, और इसी पे आधारित हमारे पास क्या है, मार्कोनिकोव रूल है। क्या कहता है मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव ने ये कहा था जब किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्किन के ऊपर HX का हम क्या करवाते हैं, योग, यानी हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाते हैं, तो हाइड्रोजन सदैव उस कार्बन एटम पे जुड़ता है, डबल बॉन्ड से बंधित है, किस पे, जिस पे पहले से हाइड्रोजन एटम की संख्या क्या होती है, अधिक। देख लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ज्यादा थे, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, और हेलोजन सदैव उस कार्बन एटम पे जुड़ता है, डबल बॉन्ड से बंधित है, जिसके ऊपर पहले से हाइड्रोजन एटम की संख्या क्या होती है, कम। देख लीजिए यहाँ पर जुड़ रहा है जिसके ऊपर हाइड्रोजन पहले से कम है, तो इसको हम कहते हैं मार्कोनिकोव रूल। यानी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि जो जितना ज्यादा क्या होगा, धनी होगा, वो उतना ही क्या होता जाएगा, धनी होता जाएगा। कहने का मतलब कि पहले से जिसके पास हाइड्रोजन जितने ज्यादा, उसी के पास हाइड्रोजन और आएंगे। तो हमारे पास क्या हो रहा है, वही हो रहा है। तो यहां पर भी हेलोजन उसके पास आएगा जिसके पास क्या है, कम हाइड्रोजन, ये हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, मार्कोनिकोव का रूल था। यानी हमेशा पॉजिटिवली ऐसे भी बोल सकते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज सदैव उस कार्बन एटम पे जुड़ती है जहां पर हाइड्रोजन एटम की संख्या ज्यादा होती है, और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज उस कार्बन एटम पे जुड़ती है जहां पर पहले से हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, कम होती है। ये होता है मार्कोनिकोव रूल। अब हमारे पास मार्कोनिकोव जो रूल है उसके लिए कुछ स्ट्रक्चरल क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए। स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट मतलब कि मार्कोनिकोव रूल को अप्लाई करने के लिए क्या क्या हमारे पास स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एल्कीन में, वो हम देखते हैं। स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट ऑफ मार्कोनिकोव रूल, यानी मार्कोनिकोव रूल को अप्लाई करने के लिए क्या स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट होती है, तो देखते हैं। स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट
फॉर मार्कोनिकॉफ रूल। पहली तो क्या होती है, एल्किन शुड बी अनसिमेट्रिकल, यानी एल्किन कैसी होनी चाहिए, अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्किन है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। बट अगर एल्किन है ऐसे, यानी RCHR, इसके ऊपर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इट्स सिमेट्रिकल एल्किन, और सिमेट्रिकल एल्किन के केस में मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगता। सेकंड क्या है कि जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट अटैच ऑन एल्किन, अटैच्ड ऑन एल्किन, they must show प्लस आई इफेक्ट। यानी जो सब्स्टिट्यूएंट ये एल्किन पे लगा है वो क्या शो करना चाहिए, प्लस आई इफेक्ट शो करना चाहिए। जैसे ये प्लस आई शो करेगा तो क्या होगा कि इस कार्बन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से कहां शिफ्ट हो जाएगी, यहां पर। तो इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव, और इस पे अगर नेगेटिव आएगा तभी इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ सकता है, अदरवाइज इलेक्ट्रोफाइल यहां नहीं जुड़ेगा। तो इस कारण क्या होना चाहिए, प्लस आई इफेक्ट वाला इसके ऊपर क्या होना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट अटैच होना चाहिए। ये हमारे पास है। और तीसरा हमारे पास जो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है वो है कि अगर इफ कोई भी एक फेनिल ग्रुप, अगर फेनिल ग्रुप प्रेजेंट है एल्किन के ऊपर, तो वो फेनिल ग्रुप दोनों साइड प्रेजेंट होने चाहिए एल्किन के। यानी हमारे पास C6H5CH डबल बॉन्ड CH और C6H5 जो फेनिल ग्रुप है वो एल्किन के बोथ साइड प्रेजेंट होने चाहिए, अगर प्रेजेंट है तो। अदरवाइज क्या है, वो एल्किन हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल शो नहीं करेगी। यानी अगर ऐसे हुआ C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि फेनिल का माइनस आई इफेक्ट भी लगता है, इसलिए हमारे पास ये तीन स्टेटमेंट स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है मार्कोनिकॉफ रूल शो करने के लिए, ये हमें पता होना चाहिए। अब हमारे पास आएगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कब लगेगा, जब हम पेरोक्साइड डाल दें। एल्किन से ही बनाने की मेथड है। दूसरा मेथड है एल्किन से क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा, बट उसमें मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट बनेगा, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो हमें अब क्या पढ़ना है, एंटी मार्कोनी। चलिए अब हम बात करते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तो जस्ट मार्कोनिकॉफ रूल आता है तो उसके अपोजिट है एंटी मार्कोनिकॉफ। यानी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या पढ़ा था कि जहां पर पहले से हाइड्रोजन एटम की संख्या ज्यादा वहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन एटम की संख्या एल्किन पे पहले से कम है वहां पे हेलोजन जुड़ेगा। तो अगर हम क्या देखें, अगर हम देखें RCH डबल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर HX का एडिशन करवाएं, यहाँ पर क्या डाल दिया जाता है, पेरोक्साइड डाल दिया जाता है ROR। ये पेरोक्साइड हो सकता है H2O2, हो सकता है हमारे पास बेंजोइल पेरोक्साइड हो, बेंजोइल पेरोक्साइड इस प्रकार से। और हमारे पास क्या बनेगा, RCH2CH2X बनेगा, और यही प्रोडक्ट हमारे पास मेजर बनता है। तो मैं माइनर वाले की बात नहीं कर रहा, मेजर बनाए रहे हम। तो हमें अगर इसकी मैकेनिज्म देखें कि कैसे हुआ ये, तो सबसे पहले क्या होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट में पेरोक्साइड, अभी हमने एल्केन वाले में देखा था, किसका काम करते हैं, रेडिकल इनिशिएटर का काम करते हैं। यानी पेरोक्साइड का काम है रेडिकल बनाना। यानी इससे क्या बनेगा, 2RO रेडिकल बन जाएगा। कैसे, इसको अगर हम थोड़ा सा हीट वगैरह कर दें तो हमारे पास ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो इस साइड भी RO, इस साइड भी RO, तो एक ये तो कितने बन जाएंगे, 2 RO रेडिकल बन जाएंगे।
ये रेडिकल क्या करेंगे, इस HX के कांटेक्ट में आएंगे, और HX के कांटेक्ट में जैसे ही आएंगे तो चूंकि ये रेडिकल है तो एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए इसका भी क्या करवाएंगे, होमोलैटिकल क्लीवेज करवा देंगे। तो यहाँ पर जैसे ये रेडिकल इसके ऊपर अटैक करेंगे तो इसके बीच का जो बॉन्ड होता है उसका भी होमोलैटिकल क्लीवेज करवा के ROH बना देगा और प्लस X रेडिकल बना देगा। अब जो ये X रेडिकल बना है वो क्या है, रिएक्टिव स्पीशीज। तो क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में जो हमारे पास एल्कीन है, यानी हमने एल्कीन जो लिया है RCH डबल बॉन्ड CH2, और इसके ऊपर क्या अटैक करेगा, X रेडिकल। अब X रेडिकल जैसे अटैक करेगा तो हमारे पास पॉसिबिलिटी दो है, ये X हो सकता है इसके ऊपर अटैक कर दे और हो सकता है इसके ऊपर अटैक करे। तो दो पॉसिबिलिटी है, यानी RCH CH2 रेडिकल बना दे, और हो सकता है RCH और CH2 X और ये रेडिकल बन जाए। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। बनेगा कौन सा, ये बनेगा मेजर। क्यों, क्योंकि अगर इस ये 1 2 इसको हम देखें कि ये 2 डिग्री रेडिकल है और ये कैसा 1 डिग्री, और रेडिकल की स्टेबिलिटी हमने एल्कीन वाले में अभी देखी है, एल्कीन वाले में कि 3 डिग्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट उतने ही ज्यादा स्टेबल बनाएगा, तो इसलिए ये प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। तो स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, हमारे पास जो RCH CH2X ये रेडिकल बना है, इसके ऊपर ROH की रिएक्शन करवाने से ये H ले लेगा और RCH2 CH2X और प्लस क्या बन जाएगा, RO रेडिकल बन जाएगा। और ये RO रेडिकल आपस में क्या करेंगे, एक पहले था ये रिएक्शन कर लेंगे और पुणे से प्रोक्साइड जो होता है वो रिएक्शन में बन जाएगा और रिएक्शन ये चलती रहेगी इस प्रकार से। ये हमारे पास होती है 3 स्टेप में कंप्लीट होती है रेडिकल रिएक्शन। पहले हमने पढ़ चुके हैं, चेन इनिशिएशन होता है ये चेन प्रोपोगेशन स्टेप और ये चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो ये हमारे पास जो अगर एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है तो मार्कोनिकोव के अपोजिट क्या होता है, एडिशन होता है। क्यों, क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल बनता है और फ्री रेडिकल जो 2 डिग्री वाला बनता है वो स्टेबल बनता है। इसलिए एंटी मार्कोनिकोव क्या कहता है कि जब भी HX का हम योग करवाते हैं तो हाइड्रोजन सदैव वहां जुड़ता है जहां पर पहले से हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, कम। यानी ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ 2 है, तो इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। और हाइड्रोजन सदैव डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर पहले से हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। इसे हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल। यानी एंटी मार्कोनिकोव यह कहता है कि जो अमीर है वो गरीब हो जाएगा और जो गरीब है वो अमीर हो जाएगा। ये हमारे पास है एंटी मार्कोनिकोव रूल। दैट्स कंप्लीटेड और थैंक यू। अगर मान लो क्या है आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कितना समझ आया, क्या आपको डाउट है। अगर डाउट है तो भी आप लिख कर भेज सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन भेजेंगे। थैंक यू।